हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं वो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो इसके जो 50 क्वेश्चन है मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बना रखा था और उसे फिर बाद में डिलीट कर दिया था, क्योंकि मैंने सिर्फ 50 करा पाई थी। नेटवर्क इशू के कारण क्लास बीच में कट हो गई थी। बट आज कोशिश रहेगी कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं और सारे ही 100 क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। इधर कुछ दिनों से तबीयत ख़राब होने की वजह से आपके क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपके क्लासेस काफ़ी लॉन्ग टाइम से मिस हो रहे थे। आज मैंने परमिशन लिया, घर वालों से परमिशन मिल गई, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना देते हैं। तो जैसे तबीयत ठीक हो जाती है तो आगे के रेगुलर वीडियो अपलोड किया जाएगा आप लोगों के लिए। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलेज के द्वारा, टाइलिन के द्वारा, पेप्सिन के द्वारा या फिर लाइपेज के द्वारा? तो मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन के द्वारा। ऑप्शन बी, टाइलिन के द्वारा। यहाँ चूँकि आंसर दे रखा है तो आप लोगों को आंसर टिक करने में काफ़ी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया या फिर आंत? तो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया। कॉर्निया पाचन तंत्र का नहीं, ये हमारे आँखों का हिस्सा होता है। और ये कॉर्निया जो होता है ये जब हम आँख किसी को दान करते हैं तो दान करते टाइम हमारे इसी भाग का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे आँखों में प्रकाश पहुँचाने का काम करता है। पित्त यकृत से निकलता है और पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके आंसर ऑप्शन सी होगा, कॉर्निया। आते हैं नेक्स्ट पर। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि? तो ये शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। चूँकि यहाँ पे एंजाइम दे रखा है तो आप इजीली समझ सकते होंगे कि ये या तो पाचन तंत्र या फिर रासायनिक क्रियाओं इन सबसे रिलेटेड होगा। तो ऐसे अगर हम शब्दों को पकड़ेंगे तो हमें क्वेश्चन का आंसर टिक करने में काफ़ी आसानी होगी। तो शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। तो शरीर क्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करना, चूँकि हम जानते हैं कि ऊर्जा हमें किससे मिलती है? वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। प्रोटीन का मुख्य काम हमें ऊर्जा देने का नहीं होता है। प्रोटीन हमें उस स्थिति में ऊर्जा देने का काम करता है कि जब हमारे शरीर में वसा और कार्बोहाइड्रेट अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध नहीं होती, जब वो हमें ऊर्जा देने का कार्य नहीं कर पाती, ऐसे सिचुएशन में हमें प्रोटीन ऊर्जा देता है। प्रोटीन हमारे शरीर के ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत करता है। तो यहाँ शरीर के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये एक ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ये शरीर के रचनात्मक भाग होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या फिर इरोफ्सिन? तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? अच्छा, तो दूध प्रोटीन पूछ रहा है तो दूध प्रोटीन कौन सा होता है? तो दूध का प्रोटीन होता है केशिन। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम होता है केशिन। इस केशिन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। रेनिन छोटे बच्चों में ज़्यादातर मात्रा में एक्टिव रहता है। जब भी हम उन्हें दूध पिलाते हैं और उस दूध पिलाने के बाद अगर वो उनके अच्छे से पीठ पे एक ऐसे भी क्वेश्चन है कि उनको ढकार दिलाने को भी कुछ बोला जाता है हमारे होम साइंस के लैंग्वेज में, वो भी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन किसी वीडियो में मैंने उसे इंक्लूड किया हुआ है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपको बता दूँगी। तो आप देखते हैं ना कि उनके मुंह से कुछ फटा सा निकलता है, तो यही रेनिन एंजाइम के कारण, क्योंकि वो जैसे ही दूध पीते हैं तो उनके पेट में उसे पचाने का काम कर देता है, उसे दही के रूप में फाड़ देता है। तो ये एंजाइम बच्चे बड़ों सब में होते हैं, बस छोटे बच्चों में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि अधिकतम पोषक तत्व में कहाँ से अवशोषित हो किए जाते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है अधिकतम पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है छोटी आंत, ऑप्शन बी है मुंह, ऑप्शन ए है बड़ी आंत, बी है मुंह, सी है छोटी आंत और डी है पेट। क्योंकि यहाँ पे आंसर दिख रहा है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो ऑप्शन सी छोटी आंत हो जाएगी। आते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। मैंने आपको पहले ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो जितने भी क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मुख में स्टार्च का पाचन किसके द्वारा होता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम के कारण होता है। क्योंकि जो हमारे मुख में लार होते हैं ना उनमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रेनिन तो दूध के प्रोटीन का पाचन का काम करता है, ये हमने अभी कुछ देर पहले देखा था। दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन का नाम था केसिन, ये भी हमने देखा। अब पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। तो पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, हवा की, पानी की, एंजाइम की या फिर खनिज की। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा, ये इसके पास में ही है। मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ ताकि दोनों क्वेश्चन दिखेंगे। तो अभी हमने देखा अभी हमने एक क्वेश्चन देखा कि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक क्यों होते हैं, तो जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक के लिए। सेम वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एंजाइम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लार किसके पाचन में सहायक होता है। अभी आपने एक क्वेश्चन देखा कि स्टार्च को शर्करा में कौन सा एंजाइम है जो बदल देता है। तो स्टार्च शर्करा में मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो आपने टाइलिन देखा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो यहाँ पे भी आपने टाइलिन देखा। सेम रिलेटेड वही क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव के आमाशय में अम्ल, यहाँ पे जो एक्स का सिंबल दिया हुआ है आप एक्स मत समझिएगा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक के जगह पे मैंने एक्स का इस्तेमाल किया है। तो मानव के आमाशय में अम्ल डैश उत्पन्न होता है जो मानव के भोजन के पाचन में सहायता करता है, उसे हम डैश कहते हैं। तो एसिटिक अम्ल कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं या फिर सिट्रिक अम्ल कहते हैं। तो मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, ये सिंपली क्वेश्चन है। तो मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ होता है, तो यकृत, अमाशय, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत। तो अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था, आइए हम शायद हमने नेक्स्ट पेज में देखा था कि रुकिए अभी मैं उस क्वेश्चन को आपको दिखा देती हूँ। मानव के रक्त, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे। हाँ, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा था ना कि छोटी आंत। सेम इसी क्वेश्चन को देखिए किसने दूसरे तरीके से पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं, तो छोटी आंत में। और उस क्वेश्चन में देखिए कैसे पूछा गया है।
मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव ये था। इनफैक्ट मैं जितने भी वीडियो बनाती हूँ उसमें ज़्यादातर मैं एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन लाती हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण छोटी आंत द्वारा सर्वाधिक होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो छोटी आंत, मुख गुहा, ग्रास नली या फिर उदर। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदर। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। क्योंकि तो आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। यह कठोर कोशिकाओं का बना होता है, यह स्टील की बनी होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ तो स्टील की बनी होती है, ये फनी ऑप्शन दे रखा है, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, तो इनमें से भी कोई नहीं होगा। नहीं, यहाँ उपरोक्त सभी नहीं न दिया है, तो ये भी नहीं होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कठोर कोशिकाओं से बना होता है, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि आमाशय की जो दीवारें होती हैं वो श्लेष्मा द्वारा सुरक्षित रहती हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आमाशय की दीवार श्लेष्मा द्वारा सुरक्षित रहती हैं। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो आमाशय, अग्नाशय, वृक्क या फिर यकृत। तो पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यकृत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पेप्सिन क्या है? एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है, या फिर खनिज लवण है। तो पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक एंजाइम है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पित्त जमा होता है, तो पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, या फिर प्लीहा में। तो यहाँ पे पूछ रहा है पित्त कहाँ जमा होता है। तो जमा होने से पहले हम ये जान लें कि पित्त बनता कहाँ है। तो पित्त यकृत में बनता है, लेकिन ये जमा पित्ताशय में होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ के हमें कंफ्यूज किया जाता है कि पित्त कहाँ बनता है, और वहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन दे रखे रहते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और पित्त है तो जाहिर सी बात है, अधिकतर लोग पित्ताशय को टिक करते हैं, लेकिन पित्त जमा पित्ताशय में होता है, लेकिन बनता यकृत में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं क्लीन कर दूँ, वरना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ने आंसर गलत बताया। तो यहाँ पे हो जाएगा पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पित्त का प्रमुख कार्य होता है। तो पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन। वसा का वसा अम्ल या फिर ग्लिसरॉल में परिवर्तन, या फिर वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, या फिर वसा का पायशीकरण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा का वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तन। क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा वसा का पायशीकरण। ऑप्शन सी सही होगा। पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा का पायशीकरण। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो
तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 212, 206, 202 या फिर 200। एक नया ऑप्शन भी ऐड कर लीजिए 300। तब बताइए मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो कुछ लोग होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं मनुष्य और बच्चों में। एक्चुअली ऐसे पूछा जाता है ना, यहाँ पे सिर्फ मनुष्य, कहीं कहीं लिखा रहता है वयस्क में, बच्चों में। तो ऐसे पूछा जाता है तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। बच्चों में 300 हड्डियाँ होती हैं और बड़ों में, जैसे कि वयस्क या फिर मनुष्य करके पूछे तो वहाँ पे हम 206 को टिक करेंगे। तो मनुष्य में 206 हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य में 206 हड्डियाँ होती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। देखिए सेम वही क्वेश्चन है। तो नवजात शिशु अगर पूछे तो यहाँ पे हम 300 टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए 206 ऑप्शन में है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेप्सिन बदल देता है। तो पेप्सिन क्या बदल देता है। स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में या फिर वसा को वसा अम्ल में। तो पेप्सिन बदल देता है। चूँकि आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा है तो टिक करने में काफ़ी दिक्कतें नहीं आई होंगी। पेप्सिन बदल देता है तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है। वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल या फिर शर्करा। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, एमिनो अम्ल में। आ रहे हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो आंत, अमाशय, अग्नाशय या फिर यकृत। तो जो यकृत होता है ये मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाता है तो ये इसे ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर लेता है, और जब ये जमा कर लेता है और ये कंप्लीट भर जाता है और जो इसे एक्स्ट्रा होते हैं वो हमारे मांसपेशियों में चले जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। देखिए जो क्वेश्चन मैंने अभी बता रखा है वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, मतलब कि उत्सर्जित किया जाता है। यकृत, अग्नाशय या फिर अमाशय या फिर ग्रहणी। तो पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो ऑप्शन ए, यकृत द्वारा पैदा किया जाता है और पित्ताशय में जमा किया जाता है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। 8, 30, 10, 12। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। बहुत लोगों को मैंने इसका आंसर बताते हुए सुना है 22, क्योंकि कभी कभी किसी ऑप्शन में 22 दे रखा होता है, लेकिन हम 22 को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि 22 हम 29 होते हैं, कुल 28 होते हैं और एक गले की हड्डी को जोड़ के 29 होते हैं हमारे पूरे खोपड़ी में। और जब सिर्फ सिंपली ऐसे ऑप्शन हो 29 या फिर 28 ना हो तो वहाँ पे हम 8 को सेलेक्ट करेंगे। हमारे खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती हैं। ये हमारे ऊपरी जो हमारे हेड होता है ना उसके बारे में सिर्फ पूछा है, हमारे फेस की, हमारे कान की हड्डियों को छोड़ के। तो खोपड़ी में हमारे 8 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। यहाँ पे जोड़े पूछ रहा है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ये जोड़े या फिर संख्या इस सब पे ध्यान नहीं देते। जैसे कि मैंने एक बार किसी नेक्स्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि पोषक तत्व हमारे शरीर में कौन सा पोषक तत्व ज़्यादा होता है। तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट्स किया कि अरे नहीं मैं कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा होता है। मैंने चूँकि आंसर जल बता रखा था, क्योंकि हमारे शरीर में जल की मात्रा 70 या फिर 71% होती है, मतलब 65 से लेकर 70% तक होती है लमसम। तो यहाँ पे आंसर यही होगा, क्योंकि पोषक और पोषण एक शब्द का अंतर है, मात्र एक पॉइंट का अंतर है, जिससे कि आंसर चेंज हो जाता है। तो हमें अक्सर एग्ज़ाम में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि
पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मनुष्य के पसलियों के जोड़े पूछ रहा है। जोड़े पूछेगा तो हम 12 बताएंगे, लेकिन कभी अगर संख्या लिख दे, लेकिन 12 भी ऑप्शन में जरूर देता है अगर संख्या पूछे तो भी। तो संख्या पूछे तो हम इसको 24 बोलेंगे, और जोड़े पूछे तो हम यहाँ पे 12 बताएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है तो कौन सी होती है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि। तो जांघ की, जबड़े की, भुजा की या फिर गर्दन की। तो यहाँ पे चूंकि सर्वाधिक पूछा है तो सर्वाधिक जो प्रबल अस्थि होती है, वैसे अगर हम चाहें तो एक ट्रायल भी कर सकते हैं। सर्वाधिक प्रबल अस्थि वो हमारे जबड़े की होती है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और अगर जबड़ा कभी कभी ऑप्शन में ना दिया रहे तो हम इस किसे सिलेक्ट करेंगे, तो हो जाएंगे हमारी जो जांघ की हड्डी होती है ना, ये भी काफ़ी मजबूत होती है, लेकिन जबड़े के बाद ये फर्स्ट नंबर पे आएगा और ये सेकंड नंबर पे आएगा। और अगर सबसे लंबी हड्डी के बारे में पूछे तो भी हम जांघ की हड्डी को लगाएंगे। जांघ में जो फीमर नाम की हड्डी होती है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाकी भुजा से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो नाखून, जबड़े की, स्टेपिज या फिर नाक की। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी, स्टेपिज। अच्छा, ये स्टेपिज हड्डी कहाँ पाई जाती है, कमेंट सेक्शन में आप चाहें तो बता सकते हैं। मैं बहुत बार क्वेश्चन पूछती हूँ, आप सबसे बोलती हूँ कमेंट्स में रिप्लाई करें, बट आप में से कोई भी ऐसा नहीं होता जो कमेंट में क्वेश्चन का आंसर दे। ऐसा करने से क्या होता है ना कि आपके जो आंसर होते हैं वो कंफर्म आपके माइंड में छप जाते हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन पूछें या फिर कोई भी टीचर क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर जरूर दिया करें। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो हमारा जांघ में फीमर नाम की हड्डी होती है, ये सबसे लंबी हड्डी एंड सेकंड सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो ये हो जाएंगे फीमर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो टिबिया, ह्यूमरस, फीमर या फिर फिबुला। अभी हमने इसे ऊपर वाले क्वेश्चन में इन सारे ही ऑप्शन को देख रखा है, सिवाय एक को छोड़ के। तो कौन सा हो जाएगा। फीमर तो हमारे जांघ की हड्डी है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा है, तो ये नहीं होगा। बचा दो, तो इन दोनों में से भी कोई नहीं होगा क्योंकि ये दोनों हमारे पैर की हड्डी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ह्यूमरस। ह्यूमरस ये हमारी ऊपरी भुजा की हड्डी होती है, ऊपरी भुजा की हड्डी को ह्यूमरस बोलते हैं। और ये हमारे पैर की हड्डी नहीं होती, ये हमारे हाथों की हड्डी होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन आ ही गया कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो जांघ में तो फीमर हड्डी पाई जाती है, पिंडली, ऊपरी भुजा या फिर अग्र भुजा। तो ये ऊपरी भुजा में पाई जाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, खोखली होती है, संधरी होती है, ठोस होती है या फिर कीलक होती है। तो जो मनुष्य के शरीर के पैर की हड्डी होती है, अधिकतर लोग खोखली पे टिक मार देते हैं, बट खोखली नहीं, संधरी होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे हम मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। अभी हमने इस टिबिया नामक जो ऑप्शन है हड्डी का, इसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख रखा है। तो खोपड़ी, टांग, भुजा या फिर मुंह। तो टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है। चूँकि हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी देख रखा है, क्वेश्चन नहीं देख रखा है, मैंने मुंह से ही बताया आप लोगों को। तो मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो ये हो जाएंगे जांघ। जांघ की कौन सी हड्डी, तो फीमर। फीमर जो हड्डी होती है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। इस क्वेश्चन में भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं अक्सर पूल क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप में से बहुत कम लोग होते हैं जो आंसर नहीं देते, और कुछ लोग होते हैं वो देते हैं। तो उसमें से कुछ का सही होता है, कुछ का गलत होता है। मैं कभी पूल क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन लाऊंगी यूट्यूब वीडियो पे भी, कि आप में से कितने लोगों ने उसे गलत टिक किया और कितने लोगों ने सही टिक किया। जो सही टिक किया उनके लिए तालियां बजेंगी, और जो गलत टिक किया उन्हें एडवाइस दिया जाएगा कि आप अपने आप को और इम्प्रूव कीजिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं।
तो पोटेशियम व कैल्शियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व फास्फोरस एवं फास्फोरस एवं सल्फर। तो कौन कौन सा तत्व है जो मानव शरीर के दांतों एवं दांतों एवं हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व होते हैं? तो हो जाएंगे कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो आयोडीन की कमी के कारण, लोहे की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण या फिर कोबाल्ट की कमी के कारण। तो कोबाल्ट विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, इसको साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं कैल्शियम के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम की कमी के कारण जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रिकेट्स हो जाते हैं, और जो वयस्क लोग रहते हैं उनमें कौन सा बीमारी हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोमलेशिया वयस्कावस्था में हो जाता है एंड ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धावस्था में होता है, यही कैल्शियम की कमी के कारण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँ। हाँ, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैल्शियम की कमी के कारण। और आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? गलकंड नामक, मतलब कि घेंगा नामक रोग हो जाता है। और ये कहाँ से स्रावित होती है आयोडीन? थायराइड ग्लैंड से। लोहे की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट। अच्छा, सर्वाधिक मात्रा में तो कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। सेकंड, कैल्शियम के बाद दूसरे स्थान पे कौन सा खनिज लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अस्थियां एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? अस्थि एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि या फिर एक नई पेशी। तो अस्थि एवं पेशियों को आपस में ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टेंडन जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 4। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20 या फिर 28। तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। 20 दांत तो टूट के फिर से निकल जाते हैं एंड प्लस मनुष्य के, एक वयस्क मनुष्य के लगभग 32 दांत, लगभग नहीं मतलब कि 32 दांत ही होते हैं। तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं? तो यहाँ पे 52 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख रखा है 2-3 इसके पिछले क्वेश्चन में। पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर अमाशय। तो मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मलाशय, अमाशय, मुख या फिर पक्वाशय। तो मनुष्य में पाचन क्रिया, चूंकि हमने सबसे पहला क्वेश्चन देखा था कि स्टार्च को शर्करा में कौन परिवर्तित करता है? तो टैलिन नामक एंजाइम, वहाँ से ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? तो 16 फीट, 18 फीट, 22 फीट या फिर 32 फीट। तो जो मानव की पाचन नली होती है वो 32 फीट लंबी होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? लैंडस्टीनर ने, कॉर्नवॉग ने, ब्राउन ने या फिर हार्वे ने। तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हार्वे ने किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पेसमेकर का संबंध किससे होता है। तो गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा एवं हृदय। तो पेसमेकर का संबंध किससे होता है, तो ये हृदय से होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पेसमेकर का संबंध किससे है। मूत्र बनाने के नियम से, पाचन क्रिया के नियम से, दिल के धड़कन प्रारंभ करने से, या फिर श्वास क्रिया प्रारंभ करने से। तो चूंकि हमने इससे पहले ही देखा था क्वेश्चन कि पेसमेकर का संबंध हृदय से है और हृदय का काम होता है धड़कना, तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना पेसमेकर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति प्रेरक किससे संबंधित है। गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय व फेफड़ा। तो गति प्रेरक हृदय से संबंधित है, क्योंकि ये 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं करता, रुकता नहीं, क्योंकि ये आराम किया तो हम स्वर्ग सिधार जाएंगे। ये हमेशा कार्य करता रहता है, इसलिए इसे गति प्रेरक के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन की भित्तियों पर रक्त डाला जाए, निम्न में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं। तो दिल हुआ, शिरा हुआ, धमनी हुआ, या फिर कोशिका हुआ। तो किन की भित्तियों द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या फिर पहले जैसा रहता है। तो सोते समय रक्तदाब, चूँकि हम सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो उस समय में वो घटता है, क्योंकि हमारा बॉडी रिलैक्स मोड में होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर दबाव मापक यंत्र है, तो कौन सा है। ईसीजी, स्टेथोस्कोप, सिग्मेनोमीटर, या फिर आर्मबैंड। तो रुधिर दबाव मापक यंत्र है, कौन सा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिग्मेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को कई बार ऐसे ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन सा है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जार्विक 7 है। जार्विक 7 क्या है। इलेक्ट्रॉनिक पैर, पेसमेकर, कृत्रिम हृदय, या फिर कृत्रिम नेत्र। तो जार्विक 7 कृत्रिम हृदय को बोलते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लब डब आवाज़ निम्न में से किस अंग से संबंधित है। यकृत, वृक्क, हृदय, या फिर फेफड़ा। तो लब डब आवाज़ ऑप्शन नंबर सी, हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो यहाँ ऑप्शन है 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 सेकेंड, या फिर 0.8 सेकेंड। तो मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड समय लगता है। एंड मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस ले लेता है, तो वो हो जाएगा 18 से 20 बार। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। अभी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। तो 58, 67, 72, या फिर 90। तो 72 बार। और एक बार धड़कने में कितना समय लेता है, तो 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। 1 2 3 4। आप अक्सर पढ़ते होंगे दयानिलय, बायानिलय, वो कोष्ठ के ही नाम होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। तो शिरा, धमनी, त्वचा, या फिर तंत्रिका तंत्र से। तो नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था धमनी से ही रिलेटेड, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आप जब वीडियो देखिएगा तो उसे अगर हो सके तो फिर से बैक जाके क्वेश्चन देख लीजिएगा, या फिर दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं एक ही बार में काफ़ी अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगे। तो नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। तो धमनी से मापा जाता है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है।
तो कितना होता है, तो 120 से 80 mm, 201 mm से 110 mm, 109 mm से 60 mm, या फिर 85 mm से 55 mm। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 mm से 80 mm होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन देख रखा है कि सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घटता है, बढ़ता है, क्या होता है, तो हमने वहाँ पे टिक किया था घटता है। तो चूंकि वहाँ पे कोई वर्क नहीं कर रहे थे और यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वो भी दौड़ रहे हैं, तो दौड़ लगाते समय हमारा रक्तचाप क्या होगा, सॉरी, ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, बढ़ता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है, 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब या फिर 4 अरब। तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग 1 अरब बार धड़कता है। ऑप्शन ए सही, सॉरी, ऑप्शन बी, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग 2 अरब बार धड़कता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह शरीर को ऊर्जा देना, तापक्रम बढ़ाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में हृदय का कार्य होता है ऑप्शन ए, एक पंपिंग स्टेशन की तरह। ये गति प्रेरक के रूप में भी हम जानते हैं, क्योंकि ये कभी रुकता नहीं, लगातार काम करते जाता है, इसलिए हम गति का नाम भी देते हैं। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है, तो वेना केवा, एरोटा, कोशिका या फिर निलय। तो शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है, यहाँ पे धमनी पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो शरीर के वजन के 10%, शरीर के वजन के 25%, शरीर के वजन के 7%, या फिर शरीर के वजन के 5%। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन के 7% होता है। कई बार लीटर में भी पूछता है, तो वहाँ पे हम 5 से 6 लीटर आंसर देंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है, देखिए वो क्वेश्चन आपसे पूछ ही दिया, 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, या फिर 6 से 7 लीटर। तो एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव रुधिर का पीएच होता है, तो 7.2, 7.8, 6.6 और 7.4। तो मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि रक्त अम्लीय होता है या फिर क्षारीय, तो रक्त हमेशा क्षारीय होता है। पीएच स्केल के बारे में मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। ये पीएच स्केल है, ये 1 से शुरू होता है और 14 पे ख़त्म होता है। बीच का जो इसका हिस्सा रहता है वो 7 कहलाता है, और 7 पानी का पीएच मान होता है, क्योंकि 7 जो होता है ये उदासीन होता है, रंगहीन और गंधहीन सब कुछ होता है। जो भी 7 पे रहेगा वो उदासीन होगा, लेकिन जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 से 7 के बीच में होगा ये अम्लीय होगा, एंड जो 7 से 14 के बीच में होगा ये क्षारीय होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तिल्ली, फेफड़ा, हृदय या फिर यकृत। तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली पानी के प्रतिशत में कितनी भिन्नता होती है। तो 60 से 64, 70 से 75, या फिर 80 से 82, या फिर 91 से 92%। तो जो मानव शरीर, यहाँ पे सिंपली यही क्वेश्चन पूछा है, जो रक्त में जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा में पानी की कितनी मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे 91 से 92% हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना काफ़ी आसान है। अक्सर आप हमेशा हीमोग्लोबिन बोलते हैं ना, हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन है, रक्त हीम, इसको मैं हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लेते हैं।
जो हीमो होता है, इसे हीम बोलते हैं, और जो ग्लोबिन होता है ये प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर रक्त में पाई जाने वाली धातु पूछ रहा है तो हम ऑप्शन डी लोहा को लगाएंगे, और प्रोटीन पूछेगा तो हम ग्लोबिन को टिक करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा, यकृत, किडनी या फिर ये सभी? तो रक्त का शुद्धिकरण इन सभी जगह पे होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, या फिर शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि रक्त अस्थि मज्जा में बनता है और वो हमारे खाने पीने वाले चीज़ों से बनता है, तो किडनी के माध्यम से मिल जाता है। ये क्वेश्चन गलत, ऐसे ही ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस एंड पैरालिसिस। तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी? तो रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग, रक्त का रंग लाल होता है। अच्छा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन का। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 5 से 6 दिन का, शायद ऐसे ही कि 3 से 4 दिन, ऐसे ही होता है 5 से 6 दिन का। और प्लाज्मा में जल का मात्रा कितना होता है? तो लगभग हमने पढ़ा 91 से 92, मतलब 90% भी हो सकता है, लगभग ऐसा माना जाता है, 90 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन होता है तांबा, हीमोग्लोबिन में होता है तांबा, लोहा, मैग्नीज या फिर जस्ता? अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा कि रक्त में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो वो है आयरन, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं का नाश करना, रक्ताल्पता का निवारण करना, या फिर लौह का उपयोजन करना? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, पट्टिकाणु का, या फिर जीव द्रव्य का? तो हीमोग्लोबिन ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी का प्रमुख घटक होता है। नेक्स्ट है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो फुफ्फुस धमनी, हृदय धमनी, हद धमनी, हद शिरा एवं फुफ्फुस शिरा। तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुफ्फुस शिरा जो होता है वो साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कणिकाएं, बिंबाणु, लसिकाणु या फिर श्वेताणु? तो निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहित कोशिकाएं। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको क्लीन कर देती हूँ ताकि आंसर दिखे। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहित कणिकाएं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? यहाँ पे भीतर होगा, भी यहाँ पे होगा। किसकी
मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, तो फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या फिर हिपेरिन। तो हिपेरिन के कारण शरीर के अंदर रक्त जमता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। इस क्वेश्चन को हमने देख रखा है, प्लीहा, यकृत, हृदय या फिर किडनी। वहाँ पे ऑप्शन दूसरा दिया हुआ था, वहाँ पे ऑप्शन तिल्ली दे रखा था, यहाँ पे ऑप्शन प्लीहा दे रखा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, यूसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। तो रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या फिर यूनोफिल्स। तो रक्त में लाल कणिकाएं किसके नाम से जानी जाती हैं? तो यहाँ पे इरेथ्रोसाइट्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लाल कणिकाओं को इरेथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। एंड वाइट कोशिकाओं को किसके नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट। ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट। ये WBC के लिए, ये RBC के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो ये बहुत पहले ही मैंने ऑप्शन आप सबको आंसर बता रखा है। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत, अस्थि मज्जा, प्लीहा या फिर परिशोधिका। तो RBC का कब्रिस्तान ऑप्शन सी प्लीहा को कहा जाता है। निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो यही ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन है कि मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। RBC का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? यकृत, हार्मोन, अस्थि मज्जा एवं हृदय। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कितने तरीके से पूछा गया है, तो ऑप्शन सी अस्थि मज्जा हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च उत्तरांश पर मानव शरीर में RBC का आकार बढ़ेगा, आकार घटेगा, कि संख्या बढ़ेगी या फिर संख्या घटेगी? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संख्या बढ़ेगी। उच्च उत्तरांश पर RBC का संख्या बढ़ेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है CO2 ले जाना, O2 ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट या फिर ल्यूट्रोफिल्स। तो मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रोफिल्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? RBC, WC, पट्टिकाणु या फिर जीव द्रव्य। तो यहाँ पे हो जाएगा WBC। अभी हमने इसे पढ़ा था, रोग निरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और बहुत ही कम क्वेश्चन रह गए हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर, लीवाइन, वियनर या फिर लीवेनहोक। तो रक्त समूह के खोजकर्ता ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर का पता लगाया था लीवेनहोक ने, वियनर ने, लैंडस्टीनर एवं वियनर ने। तो RH फैक्टर का पता ऑप्शन डी, लैंडस्टीनर एवं वियनर ने लगाया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? ए बी या फिर O। तो एंटीबॉडी किस में नहीं पाया जाता? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AB में। और एंटीजन किस में नहीं पाया जाता? तो O में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो ए बी या फिर ओ। तो यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी इस ओ में पाई जाती है, इसलिए ये सर्वदाता कहलाता है और सर्वग्रहता ए बी कहलाता है। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? तो इस क्वेश्चन के आंसर मैंने पहले ही बता दिया था कि ओ ब्लड ग्रुप वाले में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापक्रम को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है या फिर विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रतिकूल वातावरणीय दशा के लिए, पोषक पदार्थों की कमी के लिए, विपत्ति के लिए या फिर संक्रमण के लिए। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य संक्रमण से बचाव के लिए होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? भालू, बंदर, मनुष्य या फिर बिल्ली से? तो आरएच फैक्टर का संबंध बंदर से है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिस वैज्ञानिक ने खोजा था ना आरएच फैक्टर को, वो सबसे पहले बंदर पे ही रिसर्च करके खोजे थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एंड लास्ट पेज है ये हमारा। आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होती है? तो आरएच धनात्मक तथा आरएच ऋणात्मक महिला, आरएच ऋणात्मक एवं आरएच धनात्मक महिला, आरएच धनात्मक एवं आरएच धनात्मक महिला या फिर आरएच ऋणात्मक एवं आरएच ऋणात्मक महिला। तो चूंकि आप लोग पहले ही यहाँ पे आंसर देख रखे हो तो आप लोगों को टिक करना कुछ खास दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आरएच जो धनात्मक होते हैं और आरएच ऋणात्मक महिला के जो भ्रूण होता है वो उपयुक्त नहीं होता है, वो विकसित नहीं होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, संतानों को भ्रूणीय अवस्था में माता पिता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मौत हो जाती है। इस रोग को इरेथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। इसका कारण है, सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन पूछ रहा है, आप देख सकते हैं। तो वही हो जाएगा, आरएच धनात्मक पुरुष आरएच ऋणात्मक महिला से अगर विवाह करता है तो रक्त का संतानों को भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से उसकी मौत हो जाती है और इस बीमारी को हम इरेथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पिता का आरएच धनात्मक तथा माता का आरएच ऋणात्मक होना, ये तो उसी का आंसर था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहता है? निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहता है? तो ए बी या फिर ओ। तो मैंने पहले ही बता दिया था, ग्रहता ए बी है और सर्वदाता ओ होता है। ए बी रक्त वाले व्यक्ति को सर्वाधिक अदाता कहा जाता है, सर्वाधिक ग्रहता कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता, मतलब कि यूनिवर्सल डोनर होता है, सर्वदाता होता है? तो मैंने पहले ही बता रखा था, ओ सर्वदाता, ओ सर्वग्रहता ए बी। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों का रक्त ले सकता है? तो वो सिर्फ ए को ले सकता है और सबको दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।